नमस्कार दोस्तों, 9 दिसंबर 2022 को चीनी फौजियों के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में घुसपैठ करी जाती है, जिसके बदले में भारतीय फौजियों ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। लेकिन मजे की बात यहाँ पर यह है कि किसी भी प्रकार से यहाँ गोलियां नहीं बरसती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि चीनी फौजियों के द्वारा तवांग पर हमला क्यों किया गया और चीन तवांग को लेकर इतना सीरियस क्यों रहता है और तवांग को लेकर चीन का क्या दावा है। दोस्तों, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट जानने से पहले हम तवांग के इतिहास पर एनालिसिस करेंगे कि आखिर तवांग भारत का हिस्सा कैसे बना और चीनी फौजियों के द्वारा तवांग पर जो हमला किया गया उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन तवांग पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। दोस्तों, तवांग का इतिहास लगभग 400 साल पुराना बताया जाता है। क्या है तवांग की कहानी और भारत और चीन का पहला युद्ध कब हुआ था और कौन है वो हीरो जिसके कारण आज हम तवांग को अपना कहते हैं। दोस्तों, हिस्टोरिकल रूप से तवांग पर चीन का हिस्सा कभी था ही नहीं। यहाँ पर पूरा कंट्रोल तिब्बत का हुआ करता था। तवांग में हेमला टेम्पल नाम से एक मंदिर है, जहाँ पर वर्ष 1683 में छठवें दलाई लामा त्यांगसन ग्यात्सो का जन्म होता है। दोस्तों, तवांग में ही इसी मंदिर के पास में एक पेड़ है जिसकी कहानी काफी रोचक मिलती है। ऐसा बताया जाता है कि त्यांगसन ग्यात्सो जब दलाई लामा का पदभार संभालने के लिए लामा की ओर गए तो उन्होंने कहा था कि इस पेड़ की जब तीनों मुख्य शाखाएं एक बराबर हो जाएंगी तब हम तवांग वापस आएंगे। यहाँ के स्थानीय निवासी लामा साधुओं के द्वारा बताया जाता है कि इस पेड़ की तीनों मुख्य शाखाएं एक बार बराबर हुई थीं और वो वर्ष था 1959। ये 1959 का वो साल था जब 14वें दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए आए थे। दोस्तों, वर्तमान में चीन ने कभी भी 14वें दलाई लामा को स्वीकार नहीं किया, लेकिन त्यांगसन ग्यात्सो की याद में हर साल तवांग में आयोजन करता है और यह आयोजन चीन इसीलिए करता है ताकि तवांग से अपने ऐतिहासिक संबंधों की पुष्टि कर सके। दोस्तों, तवांग का हिंदी में अर्थ होता है जिसे घोड़े न चुना हो। तवांग का यह नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि 5वें दलाई लामा यहाँ पर एक मठ की स्थापना करना चाहते थे, जिसके लिए वे एक गुफा में तपस्या करने के लिए जाते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, तो उनका घोड़ा जाकर एक स्थान पर रुक जाता है। जहां पर यह घोड़ा रुकता है तो उसी को यह एक तवांग नाम दे देते हैं और बाद में यहाँ पर एक मठ की स्थापना हो जाती है। दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से तवांग पर पूरा कंट्रोल तिब्बत का हुआ करता था और तिब्बत के अधिकारी तवांग से टैक्स भी वसूला करते थे। दोस्तों, इसके बाद 1914 में जब शिमला समझौता होता है तो ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच यह निर्णय लिया जाता है कि असम हिमालय को नेचुरल बॉर्डर मानते हुए इसे मैकमोहन लाइन का नाम दिया जाएगा। दोस्तों, शिमला समझौते के द्वारा तिब्बत ने 700 वर्ग मील के साथ साथ तवांग को भी ब्रिटिश इंडिया के हाथ में सौंप दिया था, लेकिन इसे चीन ने कभी भी मान्यता नहीं दी थी। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जहां से सारी स्थितियां पूरी तरीके से बिगड़ जाती हैं। इसके बाद 1941 में चीन व जापान के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके दौरान असम सरकार ने नेफा में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज का अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। इसी के साथ 1944 में असम राइफल ने सेला पास के दक्षिण के इलाके में दिनांगजोंग में एक पोस्ट बना ली और वहां से तिब्बत के कलेक्टर को रफा दफा कर दिया। तिब्बत ने इसका काफी विरोध किया, लेकिन युद्ध के दौरान कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद भी तिब्बती यहां पर काफी समय तक अड़े रहे और आजादी के कुछ सालों के बाद यहाँ पर स्थितियां बदलती हैं, क्योंकि आजादी के बाद 1950 में यहाँ पर चीन की एंट्री हो जाती है। दोस्तों, इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने प्रतिनिधि दल को तवांग भेज देते हैं। यहाँ से एंट्री हो जाती है मेजर बॉब खातिंग की, जिनका पूरा नाम रालिंग नाव बॉब खातिंग है, जो कि मणिपुर की नागा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। दोस्तों, मेजर बॉब खातिंग नागा जनजाति के पहले अफसर बनते हैं और आर्मी का हिस्सा बनने के बाद ये द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लेते हैं। किंग्स कमीशन पाने वाले नागा जनजाति के ये पहले व्यक्ति बनते हैं। दोस्तों, युद्ध के बाद मणिपुर के महाराजा ने मेजर बॉब खातिंग को सरकार का हिस्सा बनने के लिए प्रस्ताव भेजा, जिसे बॉब खातिंग ने स्वीकार किया। इसके बाद मणिपुर के महाराजा ने इनको पहाड़ी इलाकों का जिम्मा सौंपा। दोस्तों, आगे जाकर 1948 में मेजर बॉब खातिंग मणिपुर असेंबली का हिस्सा भी बनते हैं। इसके बाद 1950 में वे मणिपुर की 2nd बटालियन का कमांडर भी नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद 1950 में असम में भीषण भूकंप आता है, जिसके बचाव का जिम्मा भी मेजर बॉब खातिंग को दिया जाता है। इसके अगले साल ही इनको नेफा का असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर भी नियुक्त कर दिया जाता है। दोस्तों, खातिंग इसी पद पर रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की नजर में आ जाते हैं। इसके बाद जब 1951 में तवांग में बहुत छोटी छोटी दिक्कतें आनी शुरू हो गई तो नेहरू अपना प्रतिनिधि बनाकर मेजर बॉब खातिंग को तवांग में भेज दिया करते थे। नेवल मैक्सवेल अपनी किताब इंडिया चाइना वॉर में लिखते हैं कि मेजर बॉब खातिंग को तवांग में कई सौ कुलियों के साथ भेजा गया था। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही तवांग में मेजर बॉब खातिंग की एंट्री होती है तो वहां जाकर तिब्बती कलेक्टर को तुरंत भगा देते हैं और प्रशासनिक जिम्मा वहां का अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर तवांग की जनता का भी मेजर बॉब खातिंग को काफी समर्थन मिलता है, क्योंकि तवांग की जनता किसी भी हालत में चीन का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि इस समय चीन इस तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। चीन का ध्यान केवल वेस्टर्न सेक्टर में था। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और अक्साई चीन ये वाले क्षेत्र नेफा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
1957 तक आते आते इन्होंने अक्साई चीन के साथ साथ चिनजियांग को तिब्बत से जोड़ लिया था और वेस्टर्न सेक्टर में अच्छी पकड़ बना ली थी। इसके बाद वे नेपाल पर ध्यान देने लगे थे और 1957 से लेकर 1959 तक यहाँ पर चीन चुप रहता है। चीन यहाँ पर इसलिए शांत रहता है क्योंकि चीन को इस बात का डर है, यदि हमने भारत की ओर हमला किया तो ताइवान इस मौके का फायदा उठाकर हम पर भी हमला कर सकता है, जिस कारण से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि अमेरिका ने चीन को इस बात का आश्वासन दिया था कि ताइवान ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। वहीं दूसरी तरफ भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही आदर्शवादी नेता होने के कारण हमेशा इस मुद्दे को टालते रहते। इसके बावजूद जब चीन लासा पर हमला कर देता है तो 14वें दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए आते हैं, जिसके बदले में भारत भी 14वें दलाई लामा का स्वागत करता है। भारत के लिए यह कदम उठाना आसान नहीं था। भारत के लिए यह कदम चीन से दुश्मनी मोल लेने के बराबर साबित हुआ। भारत के लिए चीन से दुश्मनी साबित इसीलिए हुई क्योंकि चीन के दुश्मन को भारत ने अपना दोस्त बना रखा था। यहाँ पर समस्या ये आती है कि नेहरू आदर्शवादी नेता होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय न्याय के पक्ष में चले जाते हैं। इसके बाद चीन लगभग 3 साल तक शांत रहता है और चीन और भारत के बीच कई झड़पें हुई, जिसके बदले में चीन और भारत के बीच पत्रों के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता था। इसके बाद 1960 में जब भारत में जू एन लाई आते हैं और यहाँ पर संकेतों के माध्यम से बताते हैं कि यदि भारत अक्साई चीन पर चीन का अधिकार मान लेता है तो चीन जो है नेफा पर अपना हक पूरी तरीके से छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि इस समझौते में नेहरू के अपने मंत्री जो हैं इस समझौते से सहमत नहीं थे, परंतु जब जू एन लाई भारत छोड़कर वापस आ रहे थे तो नेहरू ने उनसे कहा कि आप एक बार मोरारजी देसाई से और मुलाकात कर लीजिए। यहाँ पर जू एन लाई और मोरारजी देसाई की मुलाकात आग की आग से लड़ाई के बराबर हुई, क्योंकि यहाँ पर देसाई बोलते हैं कि यदि चीन अपनी सेना पीछे हटाएगा तभी कोई बात बन पाएगी, जिसके बदले में जू एन लाई बोलते हैं कि आपने दलाई लामा को अपने देश में शरण दी है, यहाँ पर माओ के पुतले जलाए जा रहे हैं, आप चीन के खिलाफ पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोरारजी देसाई बोलते हैं कि इस देश में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ ही समय पहले मेरे खुद के पुतले जलाए गए हैं, यहाँ पर लोग गांधी के पुतले भी जला सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे तैसे बातचीत यहाँ पर बिना नतीजे के ही खत्म हो जाती है और जू एन लाई नेहरू पर गुस्सा हो जाते हैं। उनका कहना है कि नेहरू मुझसे खुद बात क्यों नहीं करते और अपने मंत्रियों से मेरी बात क्यों करा रहे हैं। यदि मैं प्रीमियर हूं तो नेहरू को खुद मुझसे बात करना चाहिए। आगे जाकर 1959 में एक घटना और होती है जो चीन के इरादों को पूरी तरीके से पक्का कर देती है और वो घटना थी गोवा की आजादी की। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 15 दिसंबर 1961 को भारत के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन गोवा की पुर्तगाली फौज को समझौते का एक प्रस्ताव भेजती है, जिसके बदले में समझौते का कोई जवाब नहीं मिलता है, जिस कारण से रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन गोवा में अपनी फौज भेजते हैं और यहाँ पर 2 दिन की कार्यवाही के बाद गोवा को भारत में मिला लेते हैं। यहाँ पर गोवा की आजादी के बारे में चीन ने काफी कुछ भला बुरा बोला, यहाँ तक कि चीन के अखबारों में यह भी निकल गया कि नेहरू की यहाँ पर लोकप्रियता खत्म हो रही थी, जिस कारण से उन्होंने गोवा पर अपनी कार्यवाही की। साथ ही यहाँ पर चीन का कहना था कि जिस तरीके से भारत गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले रहा है उसी तरीके से हमें भी अपनी जमीन लेने का पूरा हक है और इसका ये अप्रत्यक्ष टारगेट जो था वो नेफा की ओर था। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ भी अमेरिका के खिलाफ चीन को अपने साझेदार के रूप में देखना चाहता था। इसके बाद चीनी राजदूत के पास एक संदेश पहुंचता है जिसमें लिखा है कि यदि सोवियत संघ चीन की जगह होता तो वो भी ऐसा ही करता। और ये पहली तथा आखिरी बार था जब भारत चीन के विवाद में सोवियत संघ सीधा सीधा चीन का समर्थन कर रहा था। इस समय भारत चारों तरफ से अकेला था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर भी वार्ताओं में लगे हुए थे। पहली वार्ता 1962 में जिनेवा में होती है, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री जवाब देते हैं कि चीन में बीजिंग आकर भारत का एक इंटेलिजेंस वार्ता कर लेगा। इसके बाद 4 अगस्त 1962 को एनएलआई का जवाब आता है कि चीन केवल अपनी शर्तों पर ही बात करेगा। उस समय सुदर्शन भूटा बीजिंग में भारतीय दूतावास में कार्यरत थे, जिनके शब्दों से यह अंदाजा लगाया गया कि चीन का दरवाजा भारत के लिए पूरी तरीके से बंद हो गया है। इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार से कोई बात अब नहीं हो सकती। दोस्तों यहाँ तक सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन यहाँ पर भारत से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। 5 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट जनरल VM कॉल हेलीकॉप्टर से तवांग पहुंचते हैं और वहां पर चीनी सैनिकों को खदेड़ने का आदेश दे देते हैं। यहाँ पर रिज का मतलब पहाड़ का वो हिस्सा जो कुबड़ की तरह दिखता है। साथ ही उन्होंने ट्रूप्स को नामगुचू नदी के मुहाने तक बढ़ने का आदेश दे दिया, जबकि ब्रिगेड कमांडर वहां पर मौजूद नहीं थे, उनको 7 तारीख तक तवांग पहुंचना था। दोस्तों JP डाल्बी लिखते हैं कि 10 अक्टूबर की लड़ाई को 9 पंजाब के 6 सिपाही शहीद होते हैं, वहीं दूसरी तरफ 11 चीनी सैनिकों की भी जान चली जाती है। दोस्तों JP डाल्बी अपनी किताब में लिखते हैं कि जिन भारतीय फौजियों की जान चली गई थी उनका दाह संस्कार चीनी फौजियों के द्वारा किया गया था और जो भारतीय सिपाही घायल हो गए थे उनको पीछे हटने को मौका भी दिया गया था और ये सब भारतीय
भारतीय ट्रूप्स नामगोचा नदी से देखकर सब हैरान हो रहे थे। दोस्तों 20 अक्टूबर को असली लड़ाई होती है और 23 अक्टूबर तक चीन जो है तवांग में पहुंच जाता है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस बीच ना ही मिलिट्री की लीडरशिप और ना ही सरकार की तरफ से कोई प्लानिंग फौजियों को बताई गई और फौजी अपनी जगह पर पूरी तरीके से खड़े रहे, संघर्ष करते रहे। दोस्तों इसके बाद 23 तारीख की रात को चीनी फौजियों के द्वारा तवांग को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और 24 तारीख की सुबह तवांग पर पूरी तरीके से ये कब्जा कर लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस युद्ध में 800 भारतीय फौजियों का बलिदान किया गया था। युद्ध समाप्त होते होते इसने आधे नेपाल पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। ऐसा बताया जाता है कि युद्ध की समाप्ति के बाद चीन ने काफी इलाका जो है खाली कर दिया था, परंतु अपना अधिकार और अपना कब्जा नहीं छोड़ा था। खासकर तवांग जिले पर अपना कब्जा और दावा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। दोस्तों इसके बाद दोनों देशों के मध्य कई वार्ताएं होती हैं, जिसके बदले में भारत और चीन के काफी संबंध सुधरे और उस समय वाजपेयी सरकार थी, जिस कारण से यहां पर वन चाइना पॉलिसी अपनाई गई। वन चाइना पॉलिसी अपनाने के बाद चीन ने सिक्किम पर अपना अधिकार छोड़ दिया। दोस्तों 2005 में इन दोनों देशों के मध्य वार्ताओं में यह निर्णय लिया गया कि इस इलाके का निर्धारण यहां की स्थानीय जनता की इच्छा के हिसाब से किया जाएगा। इसका मतलब यह था कि चीन लगभग अरुणाचल प्रदेश पर अपने अधिकार को डिल्यूट करने के लिए तैयार हो ही गया था। लेकिन इसके बाद चीन की ओर से शी जिनपिंग के तेवर बढ़ जाते हैं और उनका कहना है कि हम किसी को भी अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। और अगर वास्तविकता में देखा जाए तो चीन काफी ताकतवर भी लगता है। दोस्तों अगर भारत और चीन की बात करी जाए तो दोनों ही देश न्यूक्लियर ताकत वाले देश हैं। ऐसे में युद्ध की स्थिति ना के बराबर है, इसीलिए भारत हमेशा इस मामले में बहुत ही सोच समझकर अपना फैसला देता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।